तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व एमएसएमई दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 27 जून को। तो वर्ल्ड एमएसएमई डे, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, तो ये दिन हर साल 27 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया @100। और हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण रणे। और चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व ड्रग दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 26 जून को। तो हर साल नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ ये दिन जो वर्ल्ड ड्रग डे है ये मनाया जाता है 26 जून को। और इस बार इसकी थीम है पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, यानी कि लोग पहले कलंक और भेदभाव रोकें, रोकथाम मजबूत करें। अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताओ, अगर पूछा जाए ना आपसे, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? तो आंसर होगा राजीव सिंह रघुवंशी। और यूं बताओ दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बना है? नार्को स्टेट मतलब हो गया इसकी अर्थव्यवस्था नशे के निर्यात पर निर्भर है, तो ये बना है सीरिया। और अभी आपको याद है मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल शुरू हुआ था 2022 में, जिसका नाम क्या था? आंसर होगा निदान। वैसे सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन भी शुरू किया था, बता सकते हैं आप में से कोई उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा गरुड़। और इसी तरह से अभी पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम ही बता दो। तो उसका नाम है OPS क्लीन। और अगर मैं पूछूं कि भारत को मादक पदार्थ मुक्त बनाने का लक्ष्य क्या है? 2047। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जून को। तो सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद महालनोबिस द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में मनाया जाता है। PC महालनोबिस, इनको भारतीय सांख्यिकी का पिता या भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। पहली बार इस दिन को हमने 2007 में मनाया था। और इस बार की थीम बहुत बड़ी है, फिर भी मैं आपको शो कर देता हूं, ये रही इसकी थीम। देखो PC महालनोबिस की बात करें, इन्होंने योजना आयोग को आकार दिया और 1955 से 1967 तक ये योजना आयोग का हिस्सा थे। उन्होंने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी स्थापना 1931 में होती है, ये भी ध्यान रख लेना, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अच्छा देखो, ये तो हो गया हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे। एक विश्व सांख्यिकी दिवस भी होता है, वो हम मनाते हैं 20 अक्टूबर को। चलिए फिर बताइए हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे? तो आंसर होगा 30 जून को। तो हर साल 30 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे। उद्देश्य क्या है मनाने का? जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं, उसके प्रभाव, खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। और 30 जून को ही क्यों मनाते हैं? तो एक्चुअली में 30 जून 1908 में रशिया के साइबेरिया में एक नदी है, तुंगुस्का नदी। तुंगुस्का जो नदी है उसी के पास में क्षुद्र ग्रह की एक बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे क्षुद्र ग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। तो इसीलिए हम 30 जून को ये क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपको पता चल गया 30 जून को ही क्यों मनाते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड और एस्टेरॉइड बेल्ट, ये किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? अगर ये प्रश्न आता है तो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। अच्छा, मार्स के 2 उपग्रहों के नाम बताइए। तो सबको पता है फोबोस और डिमोस। ये जो डिमोस है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 67। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 67th पोजीशन पर रखा है। और साथ में यह भी कहा कि यह सभी आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति में तेजी लाने वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है। तो भारत 120 देशों में से 67 नंबर पर है। टॉप पे कौन सा देश है फिर? टॉप पे स्वीडन है, सेकंड पे डेनमार्क है और थर्ड पे है नॉर्वे। चलिए फिर बताइए कि कौन सा देश सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया? तो आंसर होगा भारत। तो दुनिया भर में
सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत ने 2014 के बाद से 1.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क जोड़ करके चीन को पछाड़कर दूसरे स्थान पे आ गया। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 40। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, और इसको कौन जारी करता है? IMD, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इसमें टॉप पर बात करेंगे तो टॉप पर डेनमार्क है। पिछले 6 सालों से डेनमार्क इस लिस्ट में टॉप पर है। दूसरे पे आयरलैंड है और तीसरे पे है स्विट्जरलैंड, लेकिन भारत इसमें 40वें स्थान पर है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा सिलिकॉन वैली। तो यहाँ बात कर रहे हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 की, जिसको जारी किया स्टार्टअप जिनोम ने। तो इस रिपोर्ट में दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख करके ये रैंकिंग तैयार की गई है। मतलब इसमें देखा जाता है कि कौन सा शहर स्टार्टअप्स के लिए कितना अनुकूल है, वहाँ पे नए स्टार्टअप्स की शुरुआती सहायता करने में कितनी मदद की जाती है। तो इन सब बेसिस पे ये रैंकिंग तैयार की गई है। तो इसमें देखो, टॉप पर सिलिकॉन वैली है, दूसरे पे न्यूयॉर्क है और तीसरे पे है लंदन। भारत में बात करेंगे तो जो बंगलुरु है वो सबसे ऊपर है, और विश्व रैंकिंग में बंगलुरु 20वें स्थान पर है, तो दिल्ली 24वें स्थान पे है। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एशिया का एकमात्र संस्थान कौन सा है? तो आंसर होगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो हम बात कर रहे हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की, जिसमें टॉप पर कौन है अगर बात करें तो MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका का ये लगातार ये 12वीं बार इस लिस्ट में टॉप पर है। दूसरे पे UK का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, लेकिन टॉप आप याद रखना MIT टॉप पर है। और इस रैंकिंग की बात करें, ये इस बार इसका 20वां संस्करण है। पहली बार ये जारी हुआ था 2004 में। और हम जैसे कि प्रश्न के अनुसार बात करें तो टॉप 10 में एशिया का एकमात्र संस्थान ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये भी ध्यान रखना पॉइंट। और भारत के आप जानना चाहो तो आपको बता दूं कि भारत का एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में तो नहीं है। फिर IIT बॉम्बे आ जाता है 149 नंबर पे, जो कि इंडिया में टॉप पर है। आपको फिर बताइए, अभी हाल ही में जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अच्छा बताओ, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है और कौन सा है? तो यह है बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो आपको मिलेगा उड़ीसा के राउरकेला में। और अभी वहीं पे ये जूनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप पुरुष का फाइनल खेला गया। फाइनल किस किस के बीच हुआ? मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के बीच। तो मध्य प्रदेश विजेता रहा, उप विजेता रहा चंडीगढ़, और तीसरे स्थान पर रहा था हरियाणा। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग में एयरटन सेना के 41 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी किसने कर ली? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। तो रेड बुल के फॉर्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपेन, और अभी इन्होंने कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने के बाद अपने करियर की 41वीं जीत हासिल कर ली है, और अपने करियर में सर्वाधिक जीत के महान एयरटन सेना के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एयरटन सेना दा सिल्वा की बात करें तो वे एक ब्राज़ील के रेसिंग ड्राइवर थे, जिन्होंने 1988, 1990 और 1991 में फॉर्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप को जीता था। और इस बार आप देख ही रहे हो, जितनी भी रेसेस हम पढ़ते हैं ज़्यादातर मैक्स वर्स्टैपेन नहीं जीती है। ये रेड बुल के ड्राइवर है, ये याद रखना। फिर बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला ओलंपिक ई-स्पोर्ट सप्ताह का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पहला ओलंपिक ई-स्पोर्ट सप्ताह का आयोजन किया। कहाँ पे? सिंगापुर में, 22 से लेके 25 जून तक, और इसमें 10 खेलों को शामिल किया गया। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, स्थापना होती है 23 जून 1894 में, इसीलिए 23 जून को आपने इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया था। चलिए फिर बताइए, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। तो आपको याद होगा, पहले ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप पेरू देश में होने वाले थे, फिर उससे मेजबानी छीन ली थी, और अब फीफा ने इसकी मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। ये इसी साल 10 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक होंगे। चलिए फिर बताइए,
हाल ही में प्रीमियर हैंडबॉल लीग के पहले सीजन का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र आयरन मैन टीम ने। तो यहाँ बात कर रहे हैं प्रीमियर हैंडबॉल लीग की, ये इसका पहला सीजन था तो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसे जीता है महाराष्ट्र आयरन मैन टीम ने। किसे हराया? तो गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश टीम को हराया है। तो सिंपल सा ये याद रखना है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता? तो आंसर होगा दीक्षा डागर। तो भारतीय गोल्फर हैं दीक्षा डागर और इन्होंने अभी लेडीज चेक ओपन 2023 चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो आप कह सकते हो कि अदिति अशोक के बाद दीक्षा डागर एकमात्र अन्य भारतीय गोल्फर हैं जिन्होंने 2 या उससे अधिक LET खिताब जीते। LET मतलब लेडीज यूरोपियन टूर खिताब। फिर बताइए, अभी हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बर्लिन जर्मनी में। तो यहाँ बात हो रही है विशेष ओलंपिक विश्व खेल की। और ये खेल किन के लिए होता है, मतलब इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो इसमें बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए होता है ये। पहली बार ये शिकागो में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और अभी 2023 में ये इसका 16वां संस्करण है जो कहाँ पे हुआ? बर्लिन जर्मनी में हुआ। और इस बार इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था यूनिटी। इसमें भारत ने 202 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड है 76, सिल्वर है 75 और ब्रोंज है 51। फिर बताइए, अभी हाल ही में पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा उमा कोलकाता ने। अच्छा, ये पहली महिला कबड्डी लीग है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? दुबई में 12 जून से लेकर 27 जून तक। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया और इसे जीता किसने? उमा कोलकाता ने। किसे हराया या उपविजेता रहा कौन? पंजाब पैंथर्स। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब ने विश्व क्रिकेट समिति में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। तो अभी मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब ने अभी वर्ल्ड क्रिकेट समिति में 3 नए क्रिकेटरों को, 3 नए सदस्यों को शामिल किया है, जिनमें से एक भारतीय भी है। कौन? झूलन गोस्वामी को। बाकी 2 इंग्लैंड के हैं, एक तो हीदर नाइट और एक इयॉन मॉर्गन। चलिए फिर बताइए, हाल ही में साहित्य अकादमी ने अभी हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की? तो आंसर होगा सूर्यनाथ सिंह को। एक्चुअली में अभी साहित्य अकादमी ने एक तो बाल साहित्य पुरस्कार और एक युवा पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो वैसे तो ये अलग अलग भाषाओं में दिए जाते हैं, जैसे कि राजस्थानी में, डोगरी भाषा में, बोडो में, बंगाली में, अलग अलग भाषाओं में। लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलर इस प्रश्न में बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा में ये मिला है, बाल साहित्य पुरस्कार की बात कर रहे हैं ना, पहले बाल साहित्य पुरस्कार की बात करते हैं। तो इसमें ये हिंदी भाषा में मिला है सूर्यनाथ सिंह को उनके उपन्यास कौतुक ऐप के लिए। वहीं युवा पुरस्कार में अगर हिंदी भाषा के लिए किसको मिला ये बात करें तो उत्तर प्रदेश के अतुल कुमार राय को मिला है, उनकी कृति चांदपुर की चंदा के लिए। तो एक तो बाल साहित्य पुरस्कार और एक युवा पुरस्कार, दोनों का मैंने हिंदी भाषा में आपको बताया है। अब अलग अलग भाषाओं में है तो उसके लिए आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपके राज्य की या आपके क्षेत्र की अगर कोई पर्टिकुलर भाषा है, जैसे कि राजस्थान में रहते हो तो राजस्थानी आपकी भाषा है, पंजाब हो तो पंजाबी भाषा, उड़ीसा में हो तो उड़िया भाषा, महाराष्ट्र में हो मराठी भाषा, मतलब अपने अपने राज्य की जो भाषाएं हैं उनमें जो पुरस्कार है कम से कम वो आप याद रख लेना। हिंदी का तो सबको ध्यान रखना ही है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नील, इससे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मिस्र की यात्रा पर गए और उसी दौरान वहां का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ नील। नील मतलब नील नदी वहां से निकलती है ना, तो वो उसी के नाम पे ये सम्मान है। और आप कह सकते हो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने भारत के, तब से ये उनका 13वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। मतलब अभी तक टोटल 13 देश उनको अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। और अभी ये पुरस्कार उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने दिया है। अब्दुल फतेह अल सीसी, इस बार का जो हमारा 74 नंबर का रिपब्लिक डे था उसमें ये चीफ गेस्ट बन के आए थे, याद होगा आपको।
अच्छा, प्रधानमंत्री को अभी कुछ समय पहले भी तो हमने देखा था कुछ देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। 2023 की बात कर रहा हूं सिर्फ। कौन कौन से देश ने दिया था? पापुआ न्यू गिनी ने दिया था, फिजी देश ने दिया था, और एक पलाऊ गणराज्य ने दिया था। तो 2023 में तो ये चौथा पुरस्कार, चौथा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल रहा है, और टोटल उनके जीवन काल में 13वां है। और जब वे इजिप्ट गए तो चुपचाप तो बैठे नहीं होंगे, इधर उधर घूमने जरूर गए होंगे। तो जैसे कि वो वहां की अल हकीम मस्जिद गए थे, तो पूछा जा सकता है अल हकीम मस्जिद कहां पर है? मिस्र में है, मिस्र की कैपिटल काहिरा में। और वो हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान भी गए, वो भी मिस्र के काहिरा में है। और वहीं पे दुनिया के 7 अजूबों में, 7 वंडर में से एक गीजा की पिरामिड भी है, वहां पे भी वो गए, तो वो भी याद रखना। मिस्र की बात करें, इजिप्ट, तो ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल है काहिरा। करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, और प्रेसिडेंट हो गए अब्दुल फतेह। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो आंसर होगा पंडित पीडी बाउल को। तो कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पहली बार दिया गया है। कहाँ? कोलकाता में। और किसने प्रदान किया? तो पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस ने। किसे दिया अभी? तो पंडित पीडी बाउल को। ये बाउल सम्राट के नाम से भी फेमस हैं। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, और अभी ये पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है इन्हें, पहली बार मिल रहा है ये भी, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर होगा किरियाकोस मित्सोटाकिस। तो न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के नेता किरियाकोस मित्सोटाकिस ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। ग्रीस, इसकी कैपिटल है एथेंस। आपको याद है ना, पहला ओलंपिक गेम्स एथेंस में ही हुआ था। चलो बताओ कब हुआ था? यहाँ की करेंसी तो यूरो है, और प्रधानमंत्री अभी फिर से बन गए किरियाकोस मित्सोटाकिस। चलिए फिर बताइए, अभी डीबीएस बैंक इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? प्रबंध निदेशक? तो आंसर होगा रजत वर्मा। तो याद रखना, अभी डीबीएस बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। वैसे ये जो डीबीएस बैंक है, जो इसकी मेन ब्रांच है, भाई भारत में तो इसकी सब ब्रांच हो गई, इसकी जो मेन ब्रांच है जहाँ का ये बैंक है, कहाँ का बैंक है? ये सिंगापुर का बैंक है। बाकी अभी देवदत्त चंद, ये अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, और रजनीश कर्नाटक ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने, जबकि श्री कृष्ण हरिहर शर्मा ये कर्नाटक बैंक के एमडी सीईओ बने। तो देखो, वैसे ये प्रश्न बैंकिंग का है, तो अपॉइंटमेंट भी मैंने बैंकिंग वाले लिए, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रोहित जावा को। तो अभी एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसने रोहित जावा को एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, और उन्होंने किनका स्थान लिया? संजीव मेहता का स्थान लिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ये एक ब्रिटिश स्वामित्व वाली भारतीय उपभोक्ता सामान कंपनी है, जिसका मुख्यालय मैंने आपको बताया मुंबई में है। तो ये ब्रिटिश कंपनी है यूनिलीवर, उसकी सहायक कंपनी है भारत में, और इसके कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपके घर में, हम सबके घर में इस्तेमाल होते हैं। और अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के, याद रखना, एमडी सीईओ बन गए रोहित जावा। बाकी एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने थे अभी डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, सीबीआई डायरेक्टर बने प्रवीण सूद, और नेस्कॉम के चेयरमैन बने अनंत माहेश्वरी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आरती होलामेनी को। तो भारतीय मूल की उपग्रह विशेषज्ञ हैं आरती होलामेनी, जिनको संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, उनके द्वारा वियना में संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, यानी कि बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जिसका उद्देश्य है बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, जिसकी अभी निदेशक बनी है आरती होलामेनी। तो ये नाम याद रखना। बाकी एक चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा, इसके भी नए सीईओ बन गए एडी वू। और ट्विटर के सीईओ कौन बनी?
लिंडा याकारिनो। और OECD जो रिपोर्ट जारी करता है कई तरह की, इसकी CEO बनी थी कौन? क्लेयर लोम्बार्डेली। वैसे यूनाइटेड नेशन की बात करें, स्थापना है थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को आप यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हो। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और उसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, भारत के किस राज्य में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर होगा असम में। तो असम में पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण ये नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में किया जाएगा और इसमें लागत आने वाली है 6,000 करोड़ रुपए की। और अगर पूछोगे किस नदी में या किस नदी के नीचे, तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा कि अभी पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई जाएगी? तो आंसर होगा कोलकाता मेट्रो। और वो किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में लैब ग्रोन मीट के उत्पादन और प्रयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो लैब ग्रोन मीट मतलब ऐसा मीट जिसे आर्टिफिशियली लैब में बनाया गया है, और अब इसे मंजूरी देने वाला दूसरा देश बन गया है अमेरिका। तो पहला देश कौन सा था भाई? पहला देश था सिंगापुर। अच्छा, लैब में ये कैसे बनता है? तो इसमें जिस जानवर का मीट चाहिए उसकी कोशिकाएं लेकर के उसे कई दशक तक डीप फ्रीज किया जाता है। बाद में उन्हें स्टील के टैंकों में उगाया जाता है, जहां उन्हें ऐसे पोषक तत्व दिए जाते हैं जो जानवरों के खाने के समान होते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रूपा पाई ने। तो लेखिका रूपा पाई ने अभी ये बुक लिखी है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। तो इस पुस्तक का उद्देश्य है बच्चों के रोजमर्रा के जीवन में योग के अभ्यास को जोड़ना और उन्हें अपने आप में सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करने में मदद करना। तो याद रखना इस बुक का नाम और इसके राइटर का नाम। बाकी अभी डॉक्टर मनोज कुमार, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नाम से बुक लिखी। बीके शिवानी द पावर ऑफ वन थॉट नाम से बुक लिखी। आदित्य भूषण गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना, ये बुक न्यूज में है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में रॉ हिटमैन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा एस हुसैन जेदी ने। तो अभी एस हुसैन जेदी ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है रॉ हिटमैन। तो रॉ हिटमैन नाम की जो ये बुक है, इसकी असली कहानी भारतीय रॉ एजेंट लक्ष्मण सिंह बिष्ट उर्फ एजेंट लीमा के जीवन पर आधारित है। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा रण विजय अभ्यास। तो अभी भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने एकीकृत युद्ध खेलों की एक श्रृंखला रण विजय अभ्यास का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य है सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल करते हुए दिन और रात के संचालन के माध्यम से लड़ाकू पायलटों के कौशल को बढ़ाना। यह अभ्यास प्रयागराज स्थित कमान मुख्यालय के विभिन्न हवाई अड्डों से किया गया। 16 जून को शुरू हुआ, 23 जून तक ये चला। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। और इस पहल का, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सजा प्रक्रिया में तेजी लाना, विशेष रूप से बलात्कार, हत्या, गो हत्या, धर्म परिवर्तन और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज जितने भी मामले हैं उनमें तेजी लाना। अच्छा ये बताओ, जो पॉक्सो अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? 2012 में। और ये पॉक्सो अधिनियम किससे संबंधित है? यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षित करने से संबंधित है। और इस पॉक्सो अधिनियम का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ये रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो ये सुविधा बैंक के लोकप्रिय कैनरा AI1 बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराई गई है।
कैनरा बैंक ये एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है। तो कैनरा बैंक के ग्राहक अब अपने बैंक खाते के अलावा अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से भी व्यापारियों को यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखो, कैनरा बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1906 में, हेडक्वार्टर है बंगलुरु में और सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू और इसके टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। बाकी आप जानते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट के मामले में ये टॉप पे रहा। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया इसने। और फिनो पेमेंट बैंक भारत का पहला खर्च खाता लॉन्च किया था इसने। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा नंदी पोर्टल। अच्छा, हमारे पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। तो अभी पशुपालन मंत्रालय ने ये नंदी पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई पशु चिकित्सा से संबंधित दवाइयों को या उनके टीकों का निर्माण करना चाहता है तो वो इस नंदी पोर्टल पे आवेदन करेगा और उसे बिना किसी देरी के अप्रूवल मिल जाएगा, जिससे वो टीके बना पाएगा, दवाइयाँ बना पाएगा। और उन दवाइयों से क्या फ़ायदा होगा? पशुओं की जान बचेगी। अगर पशुओं को कोई बीमारी है या कोई रोग से वो पीड़ित हैं तो इन दवाइयों से ही उनका इलाज होगा, उनको फ़ायदा होगा। तो समझ गए आप कि कोई पशुओं का टीका बनाना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर आवेदन करें, उनका काम हो जाएगा। चलिए फिर बताइए, हाल ही में लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक का अभी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा जॉन बैनिस्टर गुडेनफ। तो अमेरिकी साइंटिस्ट है ये जॉन बी गुडेनफ, जिनका अभी 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मतलब अभी 1 महीने बाद ये 101 वर्ष के होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही निधन हो गया इनका। वे लिथियम आयन बैटरी के निर्माता थे और इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और आप यूँ भी कह सकते हो कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति भी थे। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की बात हुई है और वो भी केमिस्ट्री का, तो एक प्रश्न तो बनेगा ना कि 2022 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 3 जनों को मिला था। उनके नाम क्या हैं? कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टेन मेल्डाल और बेरी के शार्पलेस। वैसे नोबेल पुरस्कारों को याद करने का ट्रिकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। अगर किसी ने वो नहीं देखा और नोबेल पुरस्कार याद करने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या सीधा सा सर्च मारिए नोबेल प्राइज ट्रिक्स बाय क्रिक एग्जाम। बाकी आप जानते हो जेम्स चैडविक, ये इन्होंने किसके आविष्कारक थे? ये न्यूट्रॉन के। और मार्टिन कूपर मोबाइल फोन के आविष्कारक थे। जबकि दिमित्री मेंडलीफ ये पीरियोडिक टेबल के आविष्कारक थे। तो साइंस में इस तरह के प्रश्न बनते हैं अक्सर, तो ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो अभी जून 2023 में उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वो 7 उत्पाद कौन कौन से हैं? अमरोहा ढोलक, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंका हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर।